जहाज तक पढ़ चुके थे उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following is types of a beam in which one end fixed and other end is free? सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा बीम है जिसका एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा एंड फ्री होता है। तो कैंटिलीवर बीम है ये। तो अगर दोनों एंड पे सपोर्ट है तो इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, और एक कैंटिलीवर बीम है, और एक होता है ओवरहैंगिंग बीम। ये सब बीम का टाइम है। अगर दो से अधिक सपोर्ट हो गया तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। तो एक ही जगह फिक्स्ड है, दैट मींस कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following compound is replaced by absorber, generator and analyzer is vapor absorption refrigeration system? अब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये जो पार्ट्स है किसके जगह पे होता है, थोड़ा बात कर लेते हैं पहले वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो उससे पहले आप लोग थोड़ा देखिए वेपर कंप्रेशन। आवाज नहीं आ रही? ऑफ है क्या? ऑन तो है। थोड़ा बात करते हैं हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल के पहले, देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। क्या इको ज्यादा है क्या? की आवाज ही नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। वेपर कंप्रेशन साइकिल थोड़ा देखते हैं पहले क्या होता है, वीसीसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बेसिकली चार कंपोनेंट होता है। एक होता है इवोपरेटर, एक कंप्रेसर है, एक कंडेंसर है, और चौथा होता है एक्सपेंशन वाल्व। रिसीवर भी होता है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यही चार कंपोनेंट होता है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंडर और इवोपरेटर। इवोपरेटर में भी कॉइल कैसा रहता है, ऐड कर दें। वेपर कंप्रेशन साइकिल मतलब जैसे हमारे यहाँ जो फ्रीज होता है घरों में, वो इसी साइकिल पे काम करता है, जिसमें हम लोग कोई सामान रखते हैं जिसको ठंडा करना है उसको बोलते हैं इवोपरेटर। इवोपरेटर उसको बोलते हैं जिस एरिया को हमको जिस एरिया का टेम्परेचर मेंटेन करना है उसको बोलते हैं इवोपरेटर। ये क्या है, कंप्रेसर है, दूसरा कंडेंसर है, तीसरा एक्सपेंडर है। ये वर्क कैसे करता होगा, इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फ्लो करता है जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। एक्चुअल में ऐसा होता है, ट्यूब जैसा होता है, और इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। तो अगर यहां से मान ली इवोपरेटर में कोई रेफ्रिजरेंट ट्यूब के अंदर जा रहा है जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम है और वो इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो जब सर्कुलेट करेगा तो इसका जो भी टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सारा का सारा टेम्परेचर कहां जाएगा, रेफ्रिजरेंट के अंदर चला जाएगा। और रेफ्रिजरेंट क्या होगा, हीट होगा, फिर वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और वेपर फॉर्म वाला रेफ्रिजरेंट फिर कहां जाएगा, कंप्रेसर के अंदर, और कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके फिर उसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा। और हाई प्रेशर कंप्रेसर जो वेपर फॉर्म में है, यहां से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा किस फॉर्म आ रहा, वेपर फॉर्म में आ रहा, यहां भी वेपर फॉर्म में ही है, लेकिन कंडेंसर उसको क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है।
और लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहाँ आता है? एक्सपेंडर में। एक्सपेंडर में क्या, यहाँ पे हाई प्रेशर आता है, हाई प्रेशर लिक्विड रहता है। और हाई प्रेशर वेपर कंडेंसर के अंदर क्या होता है? हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और वो लिक्विड कहाँ आता है? एक्सपेंडर में। एक्सपेंडर उसका प्रेशर डिक्रीज कर देता है और लिक्विड फॉर्म में कहाँ भेजता है? इवोपरेटर के अंदर। और इवोपरेटर में हीट रिसीव करते करते उसका फिर क्या होता है? वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है, और वो वेपर फॉर्म फिर कंडेंसर के अंदर आता है, कंप्रेसर के अंदर आता है। और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है, जिससे ये एरिया जो है, इंसुलेटेड एरिया जो भी है, इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। तो फ्रीज का वो चेंबर जिसमें हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो रखते हैं उसको बोलते हैं इवोपरेटिंग चेंबर। उसी का टेम्परेचर मेंटेन करना। और किसके द्वारा मेंटेन करना है? तो रेफ्रिजरेंट के द्वारा। और इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट है, इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंडर। ठीक है। और वही क्या करता है? रेफ्रिजरेंट यहाँ से हीट रिसीव करता है और फिर एटमॉस्फेयर में डंप करता है, और फिर वही रेफ्रिजरेंट फिर जाता है इवोपरेटर के अंदर और वहां से हीट रिसीव करता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है, और इस इवोपरेटर का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। यही बेसिकली काम है फ्रिज का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर किसको रिप्लेस करता है? तो जो ये दिख रहा है कंप्रेसर, इसको रिप्लेस करके हम लोग एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगाते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेसर को रिप्लेस करता है। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following is the expression for mass density of substance? तो सिंपल डेंसिटी के बारे में पूछ रहा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इससे सिंपल क्वेश्चन है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। फायरिंग ऑर्डर पूछ रहा, तो ये आईसी इंजन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आईसी इंजन का क्वेश्चन है, बात कर रहे हैं हम लोग, फायरिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो इससे पहले थोड़ा जानते हैं 4 स्ट्रोक क्या होता है। फर्स्ट स्ट्रोक को बोलते हैं हम लोग सक्शन, दूसरा को बोलते हैं कंप्रेशन, फिर होता है पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक, और चौथा होता है एग्जॉस्ट। तो यही चारों स्ट्रोक होता है। अगर हम बात करें 4 स्ट्रोक के बारे में, तो ये जूम कर लिए क्रैंक है, और यहां पे जूम कर लीजिए ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ, और पिस्टन क्रैंक से कनेक्टिंग रॉड से क्या कनेक्ट है। एक रफली फिगर बनाया, जब क्रैंक रोटेट करेगा तो सिलेंडर क्या होगा, पिस्टन क्या होगा, रेसिप्रोकेट करेगा इसके अंदर। जब क्रैंक को रोटेट कराएंगे, सपोज दैट एक क्रैंक है, अगर क्रैंक को रोटेट कराएंगे तो क्रैंक का पोजीशन कुछ ऐसा भी होगा, तो उस समय पिस्टन का आएगा, नीचे आएगा। तो इस तरह से पिस्टन के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा। तो जब क्रैंक रोटेट करेगा तो पिस्टन क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग होगा, रेसिप्रोकेट करेगा, और पिस्टन टीडीसी से कहां जाएगा, बीडीसी तक मूव करेगा। थोड़ा सा एक सिलेंडर है, और ये जो टॉप पोजीशन है इसको बोल रहा है टीडीसी। इस पॉइंट पे जब पिस्टन रहेगा तो बोलेंगे टीडीसी है, और पिस्टन का पोजीशन जब नीचे रहेगा तो बोलेंगे बीडीसी। बॉटम, डेड, सेंटर, ये हो गया टॉप, डेड, सेंटर। और यहां पे भाल्व लगा रहता है, इनलेट भाल्व, दूसरा एग्जॉस्ट भाल्व।
अगर ये एसआई इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होगा और पिस्टन क्या होगा, रेसिप्रोकेट कर रहा होगा टॉप से बॉटम की तरफ और बॉटम से टॉप के ऊपर। कैसे घूम रहा होगा, जब क्रैंक रोटेट कर रहा होगा। तो अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो क्रैंक का जब 2 रिवोल्यूशन होगा तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में जब क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री रोटेट करता है तब साइकिल कंप्लीट होता है। तो साइकिल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ये तो कुछ बेसिक नॉलेज है जिसको पता होना चाहिए इस टॉपिक क्लियर करने से पहले। तो ये चारों काम होता है, तो जब चारों काम कंप्लीट होगा तो एक बार जो एनर्जी मिलेगा इसी को बोल रहे हैं हम लोग पावर स्ट्रोक एक्सपेंशन या फायरिंग, जहां पे आग लगेगा। तो देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में पिस्टन का टॉप में जब सक्शन हो रहा था, अगर हम केवल सक्शन को देखें तो पिस्टन टॉप से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन टॉप से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा उस समय इनलेट वाल्व ओपन होगा और यहां से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। मतलब बात कर रहे हैं हम एसआई के बारे में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब पिस्टन टॉप से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा उस समय इनलेट वाल्व ओपन होगा और यहां से एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये इनलेट वाल्व क्लोज होगा और फिर पिस्टन बॉटम से टॉप के ऊपर मूव करना शुरू करेगा। तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो जब टॉप से बॉटम आया, सक्शन हुआ, बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहा है, उस समय इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज है। तो पिस्टन बॉटम से कहां जा रहा है, टॉप की तरफ, तो बोले कंप्रेशन हो रहा। सक्शन, कंप्रेशन। तीसरा, अब क्या होगा, आफ्टर कंप्रेशन जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या करेगा, स्पार्किंग यहाँ प्रोवाइड करेगा और सारा का सारा फ्यूल यहाँ पे जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर, वहां से फ्यूल जल जाएगा। जब फ्यूल जलेगा तो और ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा और पिस्टन को क्या करेगा, पुश करेगा नीचे की तरफ। तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फ्यूल द्वारा जो फ्यूल जो जला ना उसके द्वारा जो प्रेशर डेवलप हुआ उसी प्रेशर, वो प्रेशर एक्ट किया पिस्टन पे और पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलेंगे या पावर स्ट्रोक बोलेंगे या वर्किंग स्ट्रोक बोलेंगे। तो ये बात करें केवल पावर स्ट्रोक के बारे में। फिर नीचे उसके बाद क्या होगा, चौथा नंबर में एग्जॉस्ट होगा। उसके लिए पिस्टन फिर क्या होगा, बॉटम से टॉप की मूवमेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, कौन कैसे मूव कर रहा है, तभी ये समझ में आएगा फायरिंग ऑर्डर। और बॉटम से फिर कहां जा रहा है, टॉप के ऊपर। उस समय क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा और यहां से जो एग्जॉस्ट गैस है वो निकल जाएगा। एग्जॉस्ट ऑर्डर। तो यहां पे देखिएगा मूवमेंट, सक्शन का मूवमेंट और एक्सपेंशन का मूवमेंट सेम है। सक्शन में भी टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा और पावर स्ट्रोक में भी टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा और कंप्रेशन में कहा जा रहा, बॉटम से टॉप की तरफ और एग्जॉस्ट में भी बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा। तो इसमें दो प्रोसेस का अगर देखें, सक्शन और पावर स्ट्रोक का मूवमेंट सेम है
और कंप्रेशन और एग्जॉस्ट का पिस्टन मूवमेंट सेम है। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो फायरिंग ऑर्डर पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं फायरिंग ऑर्डर को। अभी थोड़ा बात करते हैं अभी 4 स्टॉक का, फिर आएंगे 6 स्टॉक। तो 4 स्टॉक, अगर 4 स्टॉक 4 सिलेंडर का बात करें तो किसी मान लें कोई कार है, उसके अंदर 4 सिलेंडर है और चारों में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट होगा। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रहा है 720 डिग्री, क्योंकि 2 रिवोल्यूशन होगा तभी एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो एक रिवोल्यूशन में 360, तो 2 रिवोल्यूशन में 720 डिग्री। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना एंगल बन रहा था क्रैंक का? 720 डिग्री। और यहाँ पे सिलेंडर कितना है? 4 है, तो 4 से डिवाइड किए, मतलब क्या हुआ? 180। क्रैंक का 180 रिवोल्यूशन पे एक बार पावर स्ट्रोक मिलेगा। अगर 4 सिलेंडर है तो 4 से डिवाइड कर दिए। अगर सिंगल सिलेंडर है, उस समय क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर स्ट्रोक कितना रोटेशन के बाद मिलेगा, तो बोलेंगे 720 डिग्री जब ऑब्टेन करेगा क्रैंक शाफ्ट तब हमको एक बार पावर स्ट्रोक मिलेगा। अगर 2 सिलेंडर है तो बोलेंगे 360, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 4 सिलेंडर है तो 4 से डिवाइड किए, मतलब हर एक 180 डिग्री पे। कहने का मतलब है जो क्रैंक है, सपोज क्रैंक है ना, यहां से देखिएगा, अगर क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर रहा तो इसमें किसी एक सिलेंडर में पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। फिर 180 डिग्री रोटेट करेगा तो किसी एक सिलेंडर में पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। मतलब ईच 180 डिग्री रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट हमको एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, क्योंकि ये 4 सिलेंडर है इसलिए। तो अब देखते हैं आप पोजीशन, मान लेते हैं 1 2 3 और 4, 4 सिलेंडर है। अब देखते हैं पिस्टन का पोजीशन थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इनिशियली मान लेते हैं इसमें पावर स्ट्रोक, पहला सिलेंडर में हमको क्या मिल रहा है? पावर स्ट्रोक मिलेगा। जब तक पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा इंजन स्टार्ट होगा नहीं। तो मान लेते हैं फर्स्ट सिलेंडर में पिस्टन का पोजीशन कहाँ है? टॉप पे है। तो दूसरा सिलेंडर में यहाँ क्या हो रहा? पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पावर स्ट्रोक नहीं मिले। कोशिश ये रहता है कि यहाँ पावर स्ट्रोक मिला तो इसके बगल वाला सिलेंडर में पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा। अगर इसके जस्ट बाद पावर स्ट्रोक यहाँ मिल जाएगा तो वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले 4 सिलेंडर है ना, ये पिस्टन का मूवमेंट समझ में आया था कि दो यहाँ सक्शन और पावर स्ट्रोक, सक्शन और पावर स्ट्रोक का क्या मूवमेंट सेम है। तो उसी तरह यहाँ पेयर बना लेते हैं कि 1 और 4 सिलेंडर में पिस्टन का मूवमेंट सेम होगा और 2 और 3 जो सिलेंडर है इसमें पिस्टन का मूवमेंट सेम होगा। तो पहला सिलेंडर में पिस्टन कहाँ है? टॉप पे है। तो चौथा नंबर सिलेंडर में भी पिस्टन कहाँ होगा? टॉप पे होगा। बट फर्स्ट सिलेंडर में अगर पावर स्ट्रोक मिल रहा है तो चौथा में पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा, लेकिन एक्शन सेम होगा। तो जब एक्शन पावर स्ट्रोक के बाद पिस्टन कहाँ आता है? नीचे आता है। तो इसमें किसमें और नीचे आ रहा है? यहां दिख रहा है कोई एक्सपेंशन स्ट्रोक में पावर नीचे आता है और किसी में आता है? सक्शन में आता है। सक्शन में पिस्टन टॉप से कहाँ आ रहा है? बॉटम में। तो अगर पहला में बात करें हम फर्स्ट सिलेंडर में अगर पावर स्ट्रोक मिल रहा है अगर फर्स्ट सिलेंडर में पावर स्ट्रोक मिल रहा है तो पिस्टन अब टॉप से कहां जाएगा? बॉटम की तरफ, क्योंकि पावर स्ट्रोक के बाद क्या होता है? पिस्टन टॉप से बॉटम जाता है। तो बोले कि 1 और 4 में एक्शन सेम होगा, तो चौथा में पिस्टन कहां आएगा? नीचे आएगा। तो एक्शन सेम हो रहा है, लेकिन इसमें पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, लेकिन एक्शन सेम रहेगा। तो दूसरा क्या हो सकता है? इसमें सक्शन ही हो सकता है। तो इस चौथा नंबर में क्या सक्शन मिल रहा है। ये दो क्लियर हो गया। पहला P फॉर पावर स्ट्रोक, S फॉर सक्शन। अब आते हैं सेकेंड और थर्ड में। तो टॉप है और बोले कि 180 डिग्री, जब 180 डिग्री घूमेगा तो एक टॉप रहेगा, दूसरा में बॉटम पे रहेगा।
तो पिस्टन का पोजीशन बॉटम रहेगा, इसमें भी बॉटम पे ही रहेगा। और यहाँ क्या बोले कि 2 और 3 में एक्शन सेम होगा, तो एक में कम एक्शन सेम होगा, मतलब पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ ही जाएगा। तो बॉटम से टॉप की तरफ कहां जा रहा है? कंप्रेशन में। और कहां जा रहा है? एग्जॉस्ट में। तो कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, एक में कंप्रेशन होगा, एक में एग्जॉस्ट होगा। तो चाहे तो इसमें हम एग्जॉस्ट ले सकते हैं, अगर सपोज इसको मानते हैं एग्जॉस्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। अगर इसको कंप्रेशन मानेंगे तो इसमें एग्जॉस्ट होगा। तो कोई भी एक कंडीशन लेके चलते हैं, बाद में और क्लियर करेंगे। अगर इसमें हम एग्जॉस्ट लेके चल रहे हैं, दूसरा में क्या हो रहा है? एग्जॉस्ट हो रहा है, तो तीसरा में क्या होगा? कंप्रेशन होगा। अगर इसमें कंप्रेशन होता तो इसमें एग्जॉस्ट होता, क्योंकि एक्शन सेम होना चाहिए। अगर पहला लाइन क्लियर हो गया तो इसके बाद तक कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आपको फायरिंग ऑर्डर मिल जाएगा। अब देखिए पावर स्ट्रोक, तो पावर स्ट्रोक के बाद दिख रहा है, पावर स्ट्रोक के बाद क्या होता है? एग्जॉस्ट। तो पावर के बाद क्या होगा? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट के बाद क्या होता है? सक्शन। उसका क्या होता है? कंप्रेशन। पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरे में आते हैं, क्या माने? एग्जॉस्ट माने, एग्जॉस्ट के बाद सक्शन, सक्शन के बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद फिर पावर। थर्ड में आते हैं, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन के बाद पावर, उसके बाद एग्जॉस्ट, उसके बाद सक्शन। फर्स्ट में सक्शन है, सक्शन के बाद क्या है? कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद पावर मिलता है, उसके बाद क्या होता है? एग्जॉस्ट रहता है। तो आप देखिए फायरिंग ऑर्डर, पावर स्ट्रोक ही मेरा फायरिंग ऑर्डर है। तो फर्स्ट रो में देखिए पावर कहां मिल रहा है? फर्स्ट सिलेंडर में, तो पहला हो गया। सेकेंड रो में पावर कहां मिल रहा है? तीसरा नंबर सिलेंडर में, 3 हो गया। थर्ड रो में चौथा नंबर सिलेंडर में मिल रहा पावर, 4 हो गया। उसके बाद 2 हो गया। तो ये हो गया 4 सिलेंडर के लिए फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2। अगर हम यहाँ पे कंप्रेशन इसको मानते और एग्जॉस्ट इसको मानते, तब यहाँ पे फायरिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज होता। तो उस समय क्या होता? ये तो क्लियर हो गया। आप देखते हैं अगर फायरिंग ऑर्डर हम चेंज करते हैं तब क्या होता। अगर इसको हम मानते कंप्रेशन, इसको मान लेते एग्जॉस्ट, तब क्या होता? 1 3 4 को कैसे लिखेंगे? अच्छा 1 3 4, देखिए ये रो है, इस रो में देखिए पावर स्ट्रोक किस में मिल रहा है? फर्स्ट वाला में, पहला सिलेंडर, इसलिए 1 लिख दिए। सेकेंड रो में पावर स्ट्रोक कहां मिल रहा? दिख रहा ना, पी मिला ना, पी फॉर पावर स्ट्रोक किसमें मिल रहा? थर्ड नंबर सिलेंडर में, 3 लिख दिए। थर्ड रो में पावर स्ट्रोक कहां मिल रहा? 4 नंबर सिलेंडर, इसलिए 4 लिख दिए। और फोर्थ रो में पावर स्ट्रोक कहां मिल रहा? 1 2 3 4 क्या दिखा रहा? ये सिलेंडर दिखा रहा ना, 1 2 3 4। और ये रो में देखना है कि किसमें पावर मिल रहा है। फर्स्ट रो चेक किए, पहला नंबर में पावर मिला, इसलिए 1 लिख दिए। सेकेंड रो चेक किए, पावर कहां मिल रहा? तीसरा नंबर सिलेंडर में, इसलिए 3 लिख दिए। थर्ड रो चेक किए, पावर कहां मिल रहा? चौथा नंबर, इसलिए 4 लिख दिए। और फोर्थ रो चेक किए, पावर कहां मिल रहा? 2 में, इसलिए 2 लिख दिए। इसलिए 1 3 4 2 एक इसके लिए 4 स्ट्रोक के लिए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। बट अगर का मतलब डाउट है कि अगर इसको आप क्यों नहीं माने कंप्रेशन, तो उस पर आते हैं क्या क्या डिफेक्ट होता है, क्यों नहीं करते ऐसा, क्या रीजन है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि 4 समझ में आएगा तभी 6 समझ में आएगा। सेम टेबल, सिलेंडर हो गया। फर्स्ट में क्या? पावर स्ट्रोक। सेकेंड में क्या मान रहे थे इस बार? कंप्रेशन मान रहा है इसको, इसको एग्जॉस्ट मान रहा है, और इसे सक्शन होगा। अब यहां से फिर टेबल
प्रिपेयर कीजिए। पावर स्ट्रोक के बाद क्या मिलता है? एग्जॉस्ट मिलता है, एग्जॉस्ट लिख दिए। एग्जॉस्ट के बाद सक्शन होता है, उसके बाद कंप्रेशन होता है। सेकेंड, कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक होता है, उसके बाद क्या होता है? एग्जॉस्ट होगा और फिर से सक्शन हो जाएगा। एग्जॉस्ट के बाद सक्शन होगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा। सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट है। यही चार होता है ना, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, यही चार चीज होता है। अब यहां पे चेक कीजिए, फर्स्ट रो को चेक कीजिए, फर्स्ट नंबर में मिल रहा है पावर स्ट्रोक। सेकेंड रो को चेक किए, सेकेंड में मिल गया पावर स्ट्रोक। थर्ड रो को चेक किए, किसमें मिल रहा? फोर्थ में। और फोर्थ को चेक कीजिए, थर्ड में मिल रहा। तो 1 2 4 3। अब दोनों सही है, ऐसा भी फायरिंग ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर पूछा जाए कि कौन सा बेटर है, तब 1 3 4 2। क्या रीजन है? यहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है ना 1 2 में, तो दो सिलेंडर में एक साथ अगर एक के बाद एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, दोनों एक ही साइड मिलेगा, तो क्या होगा? वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो एक कांस्टेंट नहीं रहेगा। चाहते हैं कि इधर एक बार फोर्स मिला तो दूसरा फोर्स इधर मिले ताकि ये बैलेंस रहे। अगर सारा फोर्स इधर ही मिलना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा और वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कंटिन्यूअस सिलेंडर में मतलब कंटिन्यूअस सिलेंडर में पावर स्ट्रोक नहीं मिले, इसलिए ये वाला कंसीडर करते हैं 1 3 4 2। अब थोड़ा बात करते हैं 6 सिलेंडर में, आगे बढ़े। क्लियर है? ठीक है, तो आते हैं 6 सिलेंडर अरेंजमेंट पे। अब इसमें भाल्व वगैरह नहीं दिखा रहा है, और टाइमिंग भाल्व कैसे कंट्रोल होता है केवल समझना हमको फायरिंग ऑर्डर, इसलिए इसको और अच्छा सा फिगर पे नहीं जाएंगे कि भाल्व होगा। भाल्व को कंट्रोल करने के लिए कैम शाफ्ट लगा रहेगा, कैम शाफ्ट कनेक्ट रहता है क्रैंक शाफ्ट से, वो टाइमिंग चेन से कनेक्ट रहता है। तो वो सब बात हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमको जानना है केवल फायरिंग ऑर्डर। ठीक है, सिलेंडर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं दिख रहा तो ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। इसमें भी सेम कहानी है, पिस्टन का पोजीशन देख लेते हैं। पहले वाले में इसलिए यहीं से पावर स्ट्रोक इसलिए शुरू करते हैं कि जब तक पहला सिलेंडर में पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा इंजन स्टार्ट होगा ही नहीं, तो कोशिश ही करता। तो पहले कितना है? 6 सिलेंडर है, और एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 720 डिग्री होता है, और इसमें सिलेंडर कितना? 6। मतलब क्या हो गया? 120 डिग्री पे ही हमको पावर स्ट्रोक मिलेगा। किसी न किसी एक सिलेंडर में जब क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री रोटेट करेगा तभी हमको पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। 4 सिलेंडर में कितना मिल रहा था? 180 पे, लेकिन 6 सिलेंडर में कितना मिलेगा? 120 डिग्री में ही पावर स्ट्रोक मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब 180 घूम रहा था तब टॉप से बॉटम आ रहा था, अभी कितना घुमाना हमको? 120। तो कुछ इंटरमीडिएट ही रह जाएगा, मतलब पिस्टन का पोजीशन बॉटम पे नहीं है। ये मान ली टॉप पे है, टॉप डेड सेंटर, ये बॉटम पे नहीं है, बॉटम पे यहाँ, ये है मेरा बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। ये इंटरमीडिएट हो गया और फिर टॉप हो गया, तो ध्यान रखिए। तो इसमें एक नया टर्म आ गया, इंटरमीडिएट हो रहा ना। कोशिश करते हैं इसको समझाने का टेबल से, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो दिख रहा है बीच में वो पिस्टन है, पिस्टन का पोजीशन है। ये बॉटम पे है, बॉटम डेड सेंटर, और ये टॉप डेड सेंटर पे। तो फर्स्ट में तो पावर स्ट्रोक मिलेगा, ये तो मान के चल रहे हैं कि पहला जब तक पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा इंजन स्टार्ट नहीं होगा।
ये तो सिलेंडर हो गया। बस फर्स्ट लाइन ही लिखना जरूरी है, बाकी अब बोले कि थोड़ा सा ये जो 6 सिलेंडर है अपना पेयर कैसे बनाएगा, 1 2 तो 1 और 6 का मूवमेंट एक साथ होगा, फर्स्ट और 6 का मूवमेंट एक साथ होगा, 2 और 5 का मूवमेंट एक जैसा होगा, और 3 और 4 का मूवमेंट एक जैसा होगा। ये पेयर थोड़ा समझिए, फर्स्ट और लास्ट का मूवमेंट सेम रखे, ताकि अगर फर्स्ट में पावर मिल रहा है तो इसके जस्ट बगल वाला को पावर ना मिले, ऐसा अरेंजमेंट रहता है। इसलिए फर्स्ट और लास्ट का सेम रखे, फिर सेकेंड लास्ट तो उधर से इधर से सेकेंड तो उधर से सेकेंड लास्ट, इधर थर्ड तो उधर से भी थर्ड, ये पेयर बना दिए। फर्स्ट में मिल रहा पावर, पावर स्ट्रोक, तो पिस्टन जब पावर स्ट्रोक मिलता है तो क्या होता है, उसको एक्सपेंशन होगा तब ना मिलेगा पावर, तो नीचे आएगा पिस्टन। तो पेयर किसके साथ है, 6 के साथ है, तो 6 वाला भी क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। अब बोले कि दोनों में मैकेनिज्म सेम होगा, बट एक में पावर स्ट्रोक मिला, दूसरा में पावर नहीं मिलेगा, पावर तो थोड़ा कुछ भी मिलेगा बट वो नीचे आएगा पिस्टन। तो पिस्टन नीचे किस में आता, एक्सपेंशन में और सक्शन में, समझाए थे पहले, तो यहाँ सक्शन लिख दिए। क्लियर है, फर्स्ट में पावर लिखिए, पिस्टन नीचे आया, जैसा मूवमेंट फर्स्ट में हो रहा वैसा ही मूवमेंट 6 में होगा, तो 6 में भी नीचे आएगा, तो इसको बोलेंगे सक्शन, उसको बोलेंगे पावर स्ट्रोक। क्लियर है। अब आता है 2-3 में। अब यहाँ पे 2-3 में एक कंफ्यूजन है कि इसमें तो इंटरमीडिएट है, पिस्टन नीचे ही आ रहा, तो पिस्टन नीचे आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहां तो पावर स्ट्रोक मिल रहा था इसलिए नीचे आ रहा था, और सक्शन में नीचे आ रहा था। और पिस्टन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ कब होता है, कंप्रेशन में होता है, और अभी कंप्रेशन में होता है। तो कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में होता है, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में होता है। तो एक को एग्जॉस्ट मान लेते हैं, तो यार डैश दे देते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट को डैश मान के चल रहा है, और इसमें कंप्रेशन मान रहे हैं, डैश हो गया। 2-3 में क्या, दोनों बॉटम में, दोनों ऊपर की तरफ ही जाएगा, दोनों ऊपर की तरफ। ऊपर में क्या होता, जब ऊपर जाएगा तो क्या कंप्रेशन होगा और दूसरा एग्जॉस्ट होगा, कंप्रेशन होगा और एग्जॉस्ट होगा। तो एक को कंप्रेशन मानते, एक को एग्जॉस्ट मानते। यहाँ कंप्रेशन था, यहाँ कंप्रेशन मानेंगे नहीं, कंप्रेशन यहाँ मान लेते हैं और एग्जॉस्ट यहाँ मान। देखते हैं अरेंज कैसे होता है। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, सोचिए। पिस्टन का जब पोजीशन टॉप पे पहुंचता है, टॉप डेड सेंटर पे, उसके बाद ही यहाँ पे क्या होता है, फायर होता है और पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, तो जब पावर स्ट्रोक मिलेगा, अच्छा चलिए टेबल से आप लोग समझिए, आसानी से समझ में आएगा, कंसेप्ट में कंफ्यूजन होगा। तो अगर सबका टेबल प्रिपेयर करें, तो क्या होगा, तो पावर के बाद क्या होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट के बाद सक्शन और फिर कंप्रेशन। एग्जॉस्ट है तो सक्शन होगा, डैश देते इसमें, सक्शन के बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन पावर स्ट्रोक, डैश कर दो। कंप्रेशन है, कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट और फिर सक्शन। क्या क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, सक्शन हो जाएगा, कंप्रेशन होगा, फिर पावर स्ट्रोक हो जाएगा। कंप्रेसर के बाद पावर स्ट्रोक, उसके बाद एग्जॉस्ट और फिर यहाँ सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और ये हो जाएगा एग्जॉस्ट। तो ये तो सीक्वेंस वाइज लिख देना खाली, सिंपल सा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट अब पावर स्ट्रोक यहां मिला, सेकेंड लाइन में देखते हैं 2 बार पावर स्ट्रोक है, तो डैश वाला क्या अर्लियर है, तो अगर 2 पावर स्ट्रोक मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, 5 में भी मिल रहा है, तो फर्स्ट प्राथमिकता किसको देना, डैश वाला को। डैश किसको माना है, जो इंटरमीडिएट है उसको। तो ये अगर हम कंपेयर कीजिए, यहां भी कंप्रेशन, यहां भी कंप्रेशन,
3 और 5, 3 और 5, तो ऊपर जल्दी कौन पहुंचेगा? 5 नंबर, तो पावर स्ट्रोक 5 में जल्दी होगा। अरे नीचे है ना, बीडीसी पे है और ये बीडीसी से ऊपर है, तो ये दोनों ऊपर ही जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, जल्दी कौन पहुंचेगा? 5 नंबर। जैसे पहुंचेगा यहाँ पे बीडीसी पे, वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पार्क प्लग सप्लाई होगा और यहाँ से जल जाएगा स्पार्क प्लग। जैसे पहुंचेगा बीडीसी टॉप टीडीसी पे, यहाँ से स्पार्क प्लग सप्लाई करेगा स्पार्क, और यहाँ से पावर स्ट्रोक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर 3 और 5 में कंपेयर करें तो 5 वाला जल्दी पहुंचेगा ना, इसलिए 1 के बाद 5 होगा और 5 के बाद 3 होगा। तो थर्ड लाइन में आते हैं, या तो एक ही पावर स्ट्रोक, एरो का साइन देते हैं। तो ये मतलब स्टार्टिंग का जब 120 डिग्री जब रोटेट कर रहा है उस समय का है ना, तो ये नीचे आ रहा 120 में, ये ऊपर जा रहा क्या रहा है, ये नीचे आ रहा ना, ये सब ऊपर जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और फिर से कंप्रेशन हो रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। मतलब जब 120 डिग्री रोटेट कर रहा है उस समय का दिखा रहा है एग्जॉस्ट, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो ये 153 समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करें, देखिए फिर से, फर्स्ट रो देख रहे हैं, एक ही जगह पावर स्ट्रोक है इसलिए 1 लिख दिए। सेकेंड रो में 2 जगह पावर स्ट्रोक है, पी और पी डैश, तो पी डैश वाला इंटरमीडिएट, पी डैश किसका? 5 का। देखिए तो 5 बीच में है ना, तो जल्दी पहुंच जाएगा ऊपर ना, तो जो जल्दी पहुंचेगा उसी में पहले पावर स्ट्रोक होगा, इसलिए 5 को लिखे और उसके बाद 3 लिख रहे हैं। इस लाइन में देखिए पावर स्ट्रोक एक ही है 6 में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 6 हो गया। इसमें देखिए 2 पावर स्ट्रोक है, एक डैश है और एक सिंपल है, तो इसमें 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में ये ऑर्डर दिया है 1532624 क्वेश्चन। तो आया था 153253246। तो क्वेश्चन नंबर 48 यही था ना कि फायरिंग ऑर्डर दिखाना था हमको, फायरिंग ऑर्डर दिखाना था, तो 1532642 ये आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो 4 स्टॉक और 6 स्टॉक का याद रखिएगा, बस इसके पीछे कंसेप्ट यही था कि कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 65, अच्छा इधर भी है 58 है। Which cooling system is employed for engine, मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड? अब इसमें कोई एक्सटर्नल तो यूज करते नहीं है, एक्सटर्नल तो कुछ यूज करते नहीं है, कूलिंग करना। तो यहाँ पे कूलिंग करने के लिए एक सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफर, उस सब्जेक्ट में जाइएगा ना तो उसमें आएगा हीट ट्रांसफर मोड, और 3 टाइप का हीट ट्रांसफर मोड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन का बोलते हैं जब मॉलिक्यूल्स मतलब सॉलिड टू सॉलिड अगर हीट का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। उसमें फूरियर्स अपना इक्वेशन, फूरियर्स साइंटिस्ट थे, वो अपना इक्वेशन दिए थे Q इक्वल टू माइनस KA/dT/dx। ये किसके लिए? कंडक्शन हो रहा, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए। उसके बाद आया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? जब मीडियम कोई फ्लूइड आ जाए, हीट ट्रांसफर का मीडियम जब फ्लूइड आए, वो फ्लूइड एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ते हैं हम लोग, Q इक्वल टू HA∆T। चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे हम लोग कप में चाय रखे और उसको प्लेट में रख दिए तो सरफेस एरिया जब बढ़ा देंगे तो क्या होगा? और हीट डिस्चार्ज जल्दी होने लगा। इसी का यूज किया गया है मोपेड के अंदर।
यहाँ पे कूलिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। और एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन अपना लॉ दिए थे, इमिसिव पावर कुछ था, E इक्वल टू सिग्मा T⁴। इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो ये सब अपना लॉ है। बट यहाँ पे वो चीज नहीं जानना है, यहाँ पे बस सिंपल पूछा जा रहा है कि कौन सा कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, मतलब ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। कैसे होता है, तो सरफेस एरिया सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है और उस सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ही ना हो रहा था सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो जब यहाँ पे पावर स्ट्रोक मिल रहा था तो क्या हो रहा था, हीट जनरेट हो रहा था, हीट जनरेट हो रहा। और इसी को ठंडा करने के लिए क्या किया, फीन का डिजाइन कर दिए। देखिएगा जहां प्लग लगाइएगा ना वहां पे सब फीन बना रहता है बाइक के अंदर। तो फीन का डिजाइन करते हैं क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया को बड़ा कर देते हैं। अगर कंसीडर करें ये सरफेस एरिया इतना, उसमें ऐसा डिजाइन कर दिए तो ये ऊपर सरफेस एरिया बढ़ गया, नीचे भी सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बड़ा करने के पीछे पर्पस यही है कि हवा से वो ठंडा हो जाए। इसमें कोई एक्स्ट्रा हम लोग जैसे कार वगैरह में कूलेंट प्रोवाइड करते हैं, इसमें कोई कूलेंट प्रोवाइड करते नहीं है। ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ये एयर के द्वारा कूलिंग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज नॉर्मली। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 210 गीगा पास्कल होता है, जनरली यही होता है। और यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ, अच्छा कुछ चेंज किया, न्यूटन में चेंज किया ना। तो अगर उसको हम मान लेते हैं 200 ही मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाता है, पास्कल तो चेंज करते हैं। तो 200 गीगा मतलब 10 का पावर 9, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर में होता है 10 का पावर 3 mm होता है। यहाँ स्क्वायर है तो 10 का पावर 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 200 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन 10 का पावर 6 mm स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा। तो 200 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन 60 नंबर तो सिविल का है। क्वेश्चन नंबर 61, which is the minimum ductility value then has the specified of ISI। क्वेश्चन सिविल का है। क्वेश्चन नंबर 62, which type of kinematic pair is formed in a ball bearing। तो बॉल बेयरिंग के अंदर कौन सा पेयर आता है, तो बेसिकली दो टाइप का पेयर था, लोअर पेयर और हायर पेयर। लोअर पेयर के अंदर भी हम बोलते हैं कि टर्निंग पेयर होता है, स्लाइडिंग पेयर होता है, स्क्रू पेयर होता है। और हायर पेयर के अंदर स्फेरिकल आ जाएगा, रोलिंग पेयर आ जाएगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है बॉल बेयरिंग के बारे में। तो बीच में दोनों बॉल लगा हुआ था। अच्छा ये बेयरिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो जनरली रोटेटिंग बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बेयरिंग का यूज करते हैं, ताकि रोटेशन भी रहे और सपोर्ट भी प्रोवाइड हो जाए। पर्पस यही है। अरे बहुत सारा बॉल लगा हुआ है, बॉल सिलिंड्रिकल भी हो सकता है तो उसको रोलर बोलेंगे, ट्रेपेजियम टाइप का हो सकता है, बिना बॉल का भी होता है। तो बहुत सारा टाइप का बेयरिंग है। बट यहाँ पे पूछा जाएगा पेयर कौन सा बना रहा है, कौन बॉल बेयरिंग में कौन सा पेयर बनाएगा, तो ये रोलिंग पेयर बना देगा, रोटेट करेगा ना, रोलिंग पेयर बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोलिंग पेयर बनेगा। स्लाइडिंग पेयर समझ में आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, इस तरह कुछ रखा हुआ है और यहाँ पे दो अलग अलग लिंक है और ये मूवमेंट कर रहा है। तो सिलेंडर पिस्टन क्या स्लाइडिंग पेयर है। स्क्रू पेयर, स्क्रू तो सिंपल है, नट बोल्ट वाला जो इतना रहेगा स्क्रू हो जाएगा। स्फेरिकल पेयर किसको बोलेंगे, जैसे हाँ मिरर देखे ना, कार का मिरर, उसको देखिएगा ना कितना हो एंगल पे मोड़ पाएंगे ना, अगर उसका अरेंजमेंट देखिएगा तो
जो जिस लिंक में वो मिरर फिक्स रहता है उसके ऊपर सर्कुलर मतलब स्फेयर टाइप से रहता है, तब उसमें मिरर फिक्स होता है। तो मिरर और उस लिंक के बीच में जो बनेगा वो स्फेरिकल पेयर हो जाएगा। तो कुछ टाइप था। छूट गया क्या और कुछ? अच्छा तो इसमें बाकी रहा क्वेश्चन, इधर भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following represents the ratio of inertia force और viscous force? सिंपल सा क्वेश्चन, inertia force और viscous force के बारे में पूछ रहा है। So you know the Reynolds number, inertia force upon viscous force, तो Reynolds number हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, F बराबर m में, वहां सॉल्व करेंगे VD बाई न्यू मिलता है ना। न्यू क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो रेनॉल्ड्स नंबर है। ये सब नंबर थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है। 4-5 नंबर है, इसको देख लीजिएगा। Which of the following unit of brake power? तो पावर, ब्रेक पावर हो चाहे कोई भी पावर हो, इंडिकेटेड पावर हो चाहे ब्रेक पावर हो, अगर समझना है तो समझिए। सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप हुआ उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। जो मतलब फ्यूल जलने के बाद जो पावर स्ट्रोक के द्वारा जो हमको पावर मिल रहा था, मतलब इस सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप हुआ इसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटेड पावर। अब ये पावर कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कहां पहुंच गया, क्रैंक शाफ्ट के पास। तो क्रैंक शाफ्ट के पास जो पहुंचा, इसके पास जो पावर पहुंचा उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक पावर। पावर जो ट्रांसमिट होके क्रैंक के पास पहुंचा उसको बोलते हैं ब्रेक पावर। तो बीच में कुछ लॉस हुआ होगा तो उसको बोलेंगे फ्रिक्शन पावर। मतलब फ्रिक्शनल पावर अगर निकालना होगा तो बोलेंगे जितना डेवलप हुआ इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल पावर। तो ब्रेक पावर निकालने के लिए बहुत सारा डिवाइस है, बहुत सारा अरेंजमेंट करते हैं हम लोग। डायनेमोमीटर का ब्रेक पावर एनालिसिस करने के लिए हम लोग डायनेमोमीटर से किसी भी इंजन का ब्रेक पावर मेजरमेंट करते हैं। और फेमस है रोप ब्रेक डायनेमोमीटर, उसका इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो ब्रेक पावर का इक्वेशन ऐसे जनरली होता है 2 पाई NT/60, जो पावर का होता है वही ब्रेक पावर होता है। अगर डिफरेंट डायमीटर डायनेमोमीटर का बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है, बट यहाँ पूछा गया जस्ट यूनिट के बारे में। तो यूनिट तो सिंपल है इसका, क्या किलोवाट या वाट, जो बोलेंगे वाट तो है नहीं तो किलोवाट ही हो जाएगा। पावर का यूनिट किलोवाट ही होता है या वाट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। बेंट ऑफ द बार, ये तो डायरेक्ट वैल्यू है, देखना पड़ेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट विल बी द शियर फोर्स एट द सेंटर इन द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ द 5 मीटर स्पैन? सिंपल क्वेश्चन है SFD BMD का, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्वेश्चन नंबर 74 दिख रहा है ना।
स्पेन 2 मीटर इंटायर पे लग रहा है यूडीएल। कितना 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ए बोल दिए, बी है। इसको डायरेक्ट बना सकते हैं आप लोग चाहे तो शियर डायग्राम। तो देख सकते हैं आर ए और आर बी कितना हो जाएगा, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल लोड हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी 10 किलो न्यूटन, और दोनों सेम हो जाएगा, ये भी हो गया 5 किलो न्यूटन, तभी हो गया 5 किलो न्यूटन। तो देखा शियर फोर्स डायग्राम बनाना चाहें तो शियर फोर्स डायग्राम हो गया, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सेंटर में मैक्सिमम होगा, जिसका फार्मूला था WL²/8, और शियर फोर्स मिड स्पेन पे क्या आ जाएगा 0, शियर फोर्स एट मिड स्पेन 0 हो जाएगा। और पूछेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ से निकाल लेंगे, W कितना है 2 है, LF5² जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा, शियर फोर्स 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बॉयलर माउंटिंग, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा वर्ड को, दो चीज होता है, एक होता है एक्सेसरीज, दूसरा होता है माउंटेनिंग। तो जो चीज उसके ऊपर माउंटेड रहेगा उसको बोलेंगे माउंटेनिंग। जैसे आप लोग कुकर देखे हो ना, तो एक सेफ्टी वाल्व रहता है ना कुकर में, तो कुकर के ऊपर से सेफ्टी वाल्व है वो क्या है माउंटिंग है, उसके ऊपर माउंटेनिंग है। जब कभी कुकर का जब प्रेशर बढ़ेगा तो वहीं से ब्लास्ट हो जाएगा, तो बोलेंगे सेफ्टी वाल्व क्या है माउंटेनिंग है। उसी तरह बॉयलर के अंदर बहुत सारा डिवाइस क्या होता है उसके ऊपर माउंटिंग रहता है, जैसे बोलेंगे स्टीम स्टॉप वाल्व। अगर कोई भी बॉयलर का देखें हम थोड़ा सा, ये एक्चुअल में कोहेरेंट बॉयलर बनाते हैं, छोटा सा एक ट्यूब है यहाँ पे, और गेट है, इसके ऊपर से कोयला जल रहा है, जूम कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ कोयला इस तरह बर्न हो रहा, और यहाँ से हॉट गैस इसके अंदर जा रहा है, और इधर स्मोक बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ से सब धुआं बाहर निकल रहा है, और इसमें क्या हॉट गैस है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग में वाटर है, ऐसा जूम कर लीजिए, यहाँ राख मिल रहा था स्पीड बोलेंगे, तो इसके ऊपर बहुत कुछ लगा रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे लगा हुआ है स्टीम स्टॉप वाल्व, यहाँ प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगा होता है, फिर वाटर का लेवल चेक करने के लिए एक डिवाइस लगा होता है, उसको वाटर लेवल गेज बोलते हैं, इसको साफ सफाई करने के लिए यहाँ पे एक होल बना होता है उसको मैन होल बोलते हैं, यहाँ जो वाटर है इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक नल जैसा बना होता है उसको बोलते हैं ब्लो ऑफ कॉक, ठीक है। तो ये सारा जो डिवाइस लगा हुआ है ना इसको बोलते हैं माउंटेनिंग, जैसे स्टीम स्टॉप वाल्व, प्रेशर गेज, वाटर लेवल गेज, मैन होल, ब्लो ऑफ कॉक, ये सारा का सारा माउंटेनिंग है। अब इसमें जो वाटर आ रहा है उसको पहले से अगर गर्म करके इसके अंदर फीड करें, या इसके को री यूज करके, इसको जलाने के लिए एयर चाहिए ना, तो एयर को गर्म करके इसके अंदर भेज रहे हैं, या वाटर गर्म करके इसके अंदर फीड कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया एक्सेसरीज हो गया। जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो चार्जर और हेडफोन क्या है एक्सेसरीज है, और कैमरा क्या है माउंटिंग है, तो वही चीज बॉयलर के अंदर भी होता है। माउंटेनिंग बोलेगा तो जो बॉयलर के ऊपर रहेगा
उसको बोलेंगे माउंटेनिंग। और जिसके थ्रू, जैसे मान लो इसका इफिशियंसी बढ़ाना है तो वाटर को हीट करके इसके अंदर भेज रहा है, जलाने के लिए जो एयर सप्लाई कर रहा है उसको गर्म करके इसके मतलब प्री हीटर लगा दिए, प्री एयर हीटर, वाटर को हीट करके भेज रहा है तो इकोनोमाइजर लगा दिए। तो इस ये सब जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेसरीज, और जो इसके ऊपर लगा है उसको बोलते हैं माउंटेनिंग। तो यहाँ क्वेश्चन है इसमें माउंटिंग कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल गेज इंडिकेटर दिखाएगा यही। बाकी एयर प्री हीटर मतलब एयर को हीट करके इसके अंदर सप्लाई कर रहा है ताकि उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए। इकोनोमाइजर मतलब वाटर को हीट कर रहा है। सुपर हीटर मतलब जो वेस्ट हीट हो रहा है उसी का यूटिलाइज कर रहा है फिर से। तो ये सब क्या है, एक्सेसरीज है। बट ये वाटर लेवल गेज बस इंडिकेट करता है कि कितना लेवल है वाटर का, तो ये हो जाएगा एक्सेसरीज में, सॉरी माउंटिंग में आ जाएगा। तो यही कुछ, चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। ये तो हो चुका है, इसमें थोड़ा सेपरेट किया गया मैकेनिकल क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी टेस्ट नंबर 8 है ना, टेस्ट नंबर 8 है। अब इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जनरली यूज्ड फ्यूल इन गैस वेल्डिंग। अच्छा गैस वेल्डिंग है, तो गैस वेल्डिंग में 2 सिलेंडर आता है, दोनों 2 सिलेंडर गैस, इसे मान लें गैस वेल्डिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अब यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। एक रहता है एसिटिलीन, इसको थोड़ा ब्लैक से बनाते हैं ना, यहां से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा ब्लैक में ब्लैक तो बनेगा नहीं, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक होता है और एसिटिलीन सिलेंडर मैरून कलर का होता है। एक कलर भी पूछा जाता है, ये क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर है, एसिटिलीन का सिलेंडर है, और दूसरा क्या, ऑक्सीजन का सिलेंडर, ठीक है। और मैक्सिमम प्रेशर पे ऑक्सीजन लगभग 135 बार पे रहता है, हाई प्रेशर पे रहता है। इसका प्रेशर तो बहुत ही कम रहता है, 14 एटमॉस्फेयर से कम रहता है। अब करते क्या है इसमें, चलिए सिलेंडर है, पाइप कनेक्ट कर देते हैं। और यहां से फ्लेम जनरेट होता है, और यहाँ पे जो भी वर्क पीस है ये मेरा वर्क पीस है, कुछ रफली फिगर है थोड़ा सा ऐसा कुछ और। तो 2 सिलेंडर है, एक एसिटिलीन है, दूसरा क्या ऑक्सीजन है, दोनों मिक्स हो रहा है किसी अंदर, और मिक्स होके यहां से फ्लेम जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग में यही दोनों गैस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फ्यूल यूज होता है, फ्यूल के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिलीन होता है। और थोड़ा कलर से भी क्वेश्चन करके पूछ देता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा डीप तो नहीं पूछना चाहिए जनरल में। ऑक्सीजन का जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ये तो मैरून कलर का रहता है। प्रेशर ऑक्सीजन का थोड़ा देख लीजिएगा, प्रेशर होता है। अब इसमें 3 टाइप का फ्लेम बनता है, एक होता है नेचुरल फ्लेम, जैसे इसमें क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो अगर सेम रहेगा तो इसको बोलेंगे, इससे जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा है इसको बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसको बोल रहे हैं न्यूट्रल फ्लेम। इससे क्या जनरेट होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। और दूसरा तीसरा होगा कार्बोनाइजिंग फ्लेम, तो उसमें क्या होगा, एसिटिलीन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो 3 टाइप का फ्लेम बनता है, न्यूट्रल फ्लेम,
उसको बोल सकते हैं 1:1 के रेशियो में रहता है, 1:1 के रेशियो में, तो न्यूट्रल फ्लेम है। अगर ऑक्सीजन का वैल्यू ज्यादा होगा जैसे 1.5:1 है तो बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन रहा है, और जब एसिटिलीन का वैल्यू ज्यादा होगा तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम बनता है। तीसरा चीज यहां से पूछ सकता है फ्लेम का टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का होगा, लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जनरल में, ठीक है। बस एक कलर याद रखिएगा और रेशियो याद रखिएगा कब क्या बनेगा, और एसिटिलीन का रहता है, ये 3 चीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में तो वर्क डन 0 होता, तो ऑप्शन तो 0 दिया नहीं है, तो इस तरह के सब पॉजिटिव नेगेटिव मार सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ हीट होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में जो होता है वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। अगर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि वर्क डन का पीडीवी होता है, और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, 0 हो जाता है। 0 होने के चलते वर्क डन 0 हो जाता है। बट यहाँ पे 0 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से कुछ भी नहीं हो सकता, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ हीट तो कहीं से नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए आंसर सी हो जाएगा। बट अगर ऑप्शन में 0 दिया होता तो ऑप्शन नंबर वो 0 ही टिक मारते, नहीं दिया इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ले रहा है, तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसका एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी बी डी टी, और यहां पे क्या दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस T1 इक्वल टू T2, तो ये वैल्यू हो गया 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 होता है, तो यहां से क्या मिला, हीट जो है वर्क डन के बराबर है, हीट जो है वर्क डन के बराबर है। अच्छा, वर्क कैसे निकालेंगे इस प्रोसेस में, तो वर्क इक्वल टू क्लोज सिस्टम होता है पीडीवी। अब पीडीवी से बात करें, और यहां से क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो गैस इक्वेशन क्या होगा, पीवी इक्वल टू एमआरटी, ये टोटली कांस्टेंट हो गया, दैट मींस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या गैस इक्वेशन है, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब यहां से पी का वैल्यू करके यहां पुट करते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग सी बाई वी आई इंटू डी वी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 तक, तो यहां से वर्क 1 से 2 प्रोसेस है, सी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और 1 बाई वी का लॉग भी हो गया 1 से 2। तो यहां सॉल्व करते हैं, तो सी अपर लिमिट लॉग V2 माइनस लॉग V1, यहाँ ई का बेस होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लॉग जो होता है ई के बेस में होता है, लॉग V2 बाई V1, और यहाँ से सी के जगह लिख सकते हैं PV या MRT कुछ भी, तो P1 V1 लॉग V2 बाई V1 भी लिख सकते हैं, या MRT P1 लॉग V2 बाई V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, हीट और वर्क, मतलब हीट का फॉर्मूला यही हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहां से क्या बोला, इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर जो है किसका, वर्क ट्रांसफर के बराबर, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो गया।
दूसरा क्या लेस देन है, तीसरा लेस देन ऑफ वर्क, चौथा मोर देन। तो इक्वल है ना, यहाँ दिख रहा है कि थर्मल प्रोसेस में हीट और वर्क डन क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टीम पावर प्लांट के लिए तो कल ही बताया था ना, रैंकिन साइकिल ही होता है। स्टीम पावर प्लांट या बोले पावर प्लांट जहां भी बोलते हैं वहां रैंकिन साइकिल ही होता है। और पिछला क्लास में पूरा इसको एक्सप्लेन किए थे कि रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगा, सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए इसको नहीं आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्या स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो रेजिलियंस हो जाएगा। इलास्टिक होता है प्रूफ रेजिलेंस, एक होता है रेजिलेंस। तो एनर्जी स्टोर इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी स्टोर करता है उसको रेजिलेंस बोलते हैं, और मैक्सिमम एनर्जी जब स्टोर होता है उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। और एक होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर रहा है इलास्टिक लिमिट तक तो रेजिलेंस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, when a wire is stretched to double in length, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एक वायर है जिसका लेंथ L है और उसको खींच के मतलब कोई टेंसाइल फोर्स लगा रहे होंगे और खींच के इसका लेंथ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो नया जो वायर होगा डायमीटर कुछ कम हो जाएगा और लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया, 2L हो गया। तो पूछा क्या जा रहा है, when the wire is stretched double in length then longitudinal strain। तो स्ट्रेन सिंपल सा स्ट्रेन का क्वेश्चन है, तो स्ट्रेन पूछा जा रहा है ना। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देख लेते हैं, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन द फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, L अपॉन L इज इक्वल टू 1। जल्दीबाजी में इसको आंसर 2 मत टिक कर दीजिएगा, नहीं तो पॉजिटिव के बदले निगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। मार्क्स मतलब वैल्यू मतलब मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 33, इन अ होमोजेनियस आइसेंट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल of modulus of elasticity E the terms of G and K। तो ये तो E is equal to 9 kg 3K प्लस G होता है 9 kg 3K। तो ऑप्शन नंबर सी 9 kg 3K प्लस G। क्वेश्चन नंबर 34, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंडिंग ऑन। अब बीम का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो कोई बीम है इस पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, जैसा भी लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेंड करेगा। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या है बीम का, M अपॉन I इज इक्वल टू सिग्मा B अपॉन Y इज इक्वल टू E बाई R। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या होता है, I बाई Y। तो ये स्ट्रेंथ जो है सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करेगा, सेक्शन मॉडुलस पे करेगा। बेंडिंग मोमेंट नहीं बोल सकते हैं, तो लोड अप्लाई करने से डेवलप होता है। जैसे लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें निकालेंगे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आएगा वही M है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यही पुट करते हैं। तो हम लोग मेरे हाथ में क्या है, इस बीम का हम चाहे तो डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। लोड मेरे हाथ में नहीं है, लोड तो वेरिएबल है। एक ब्रिज बना दिए उसके ऊपर बहुत सारा लोड गाड़ी जा रहा है, तो लोड तो क्या वेरिएबल है, तो लोड के हिसाब से उसके अंदर मोमेंट डेवलप होगा। तो हो नहीं सकता बेंडिंग मोमेंट। डायमेंशन डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, वो मटेरियल का डेंसिटी क्या है, CG है नहीं, तो ऑप्शन बचता है C। इस तरह ऑप्शन छाटिएगा कौन सा सही है। सेक्शन मॉडुलस I बाई Y, क्योंकि मेरे हाथ में क्रॉस सेक्शन एरिया को वेरी करने का है, उसको चाहे तो डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से, लोड के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से, तो बोल सकते हैं सेक्शन मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 35,
बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम का केस ले लें, चाहे वो पॉइंट लोड हो, अगर पॉइंट लोड है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, नहीं होता है WL/4 होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू। तो क्या दिख रहा, दोनों सपोर्ट के ऊपर क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, या आप यूडीएल ही कंसीडर कर लें। तो उसमें भी देखे थे ना अभी, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उसके ऊपर यूडीएल भी है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बना था और ये वैल्यू WL²/8 होता। तो फिक्स्ड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0 है। फिक्स्ड पॉइंट पे कोई फेल्योर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द टॉर्क प्रोड्यूसिंग यूनिट ट्विस्टिंग इन अ शाफ्ट ऑफ यूनिट लेंथ। अच्छा, टॉर्क के बारे में पूछा जा रहा, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है इसका। तो टॉर्क के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है ना, नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो टॉर्क इक्वेशन क्या होता था, T/IP टॉर्सन इक्वेशन, τ/r इज इक्वल टू g⁻L इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में पूछ रहा है टॉर्क, और तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में कोई रिलेशन होगा, तो T/IP इज इक्वल टू g⁻L इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, यूनिट ट्विस्टिंग, मतलब थीटा का वैल्यू 1 रेडियन रखना है, या बोला 1 डिग्री दिया हुआ तो चेंज कर लेंगे, तो 1 ही कंसिडर करते हैं, यूनिट बोल दिया तो 1 रेडियन ही लेते डायरेक्ट। दूसरा क्या, शाफ्ट लेंथ का वैल्यू भी 1 रखना है। तो यहां से क्या दिख रहा है, T/IP इक्वल टू G मिल गया, यानी T इक्वल टू G इंटू IP। और ये क्या होता है, ऑप्शन देखिए, तो इक्वेशन क्या आया था, T इक्वल टू G इंटू IP। ऑप्शन चेक करते हैं, तो टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं इसको ना, टॉर्सनल रिजिडिटी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूम कर लेते ना। ठीक है, तो टॉर्सनल रिजिडिटी हो जाएगा, आया था ऑप्शन T इक्वल टू ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टॉर्सनल रिजिडिटी का फॉर्मूला ही नहीं होता, T इक्वल टू लिख सकता है IP इंटू जी, ठीक है, टॉर्सनल रिजिडिटी को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द बीम इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट। तो 2 हो जाएगा तो कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। हाँ, रैंकिंग फॉर्मूला फॉर अ कॉलम, कॉलम के लिए रैंकिंग फॉर्मूला कल भी तो बताया था, 1/PC प्लस 1/PR। ये दोनों के लिए था ना, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए था। तो इसमें पूछा क्या, किसको ऐड करते हैं ना, तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस का इक्वेशन है ना, इक्वेशन था P रैंकिन इक्वल टू सिग्मा C इंटू KC अपॉन 1 प्लस A LE/K का होल स्क्वायर। और यूलर इक्वेशन क्या था, पाई स्क्वायर EI/2
LE स्क्वायर था। तो इसमें कहीं पे भी कंप्रेसिव के बारे में बात नहीं कर रहे थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर से क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सल ज्वाइंट का, तो क्या हो जाएगा, लोअर पेयर टर्निंग पेयर बनाता है और टर्निंग पेयर लोअर पेयर के अंदर आता है, कल ही बताए थे। क्वेश्चन नंबर 40, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो स्लाइड डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कोशिश करते हैं किसी मशीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रखे, ताकि उससे क्या यूजफुल वर्क करा सके। अगर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसका 1 हो जाएगा, किसी मशीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो उससे प्रॉपर वर्क ले सके। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो जनरली इसका आंसर 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमेट्रिकल पिच। अब सर्कुलर पिच क्या है, डायमेट्रिकल पिच क्या है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक रफली फिगर बनाते हैं गियर का, एक सर्कुलर व्हील है, उसमें क्या है, टीथ है, ऐसा जूम कर लीजिए कि गियर है, गियर है। अब एक गियर जो है दूसरा गियर के साथ मेश करेगा, एक दूसरा गियर है, मान लीजिए जूम कर लीजिए मेश कर रहा। तो जहां पे प्योर रोलिंग एक्शन होता है, जिस पॉइंट पे प्योर रोलिंग एक्शन होता है, उस पॉइंट से अगर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं पिच सर्कल, और दोनों गियर का जब पिच सर्कल किसी पॉइंट पे कंसीडर टकराएगा ना, किसी पॉइंट पे टच करेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं पिच पॉइंट। ये जो टच किया है क्या है, पिच पॉइंट है। और जो ड्रॉ किया है क्या, इमेजिनरी सर्कल है, पिच सर्कल है। तो किसी भी गियर का स्पेसिफिकेशन उसको पिच सर्कल से ही करते हैं। दो वर्ड है, क्या बोले कि जहां दोनों तीत आपस में जहां पे प्योर रोलिंग एक्शन कर रहा होगा, उस पॉइंट को मिलाएं और एक सर्कल ड्रॉ किए, वो सर्कल क्या है, पिच सर्कल है। और दोनों गियर का पिच सर्कल जिस कॉमन पॉइंट पे टच करेगा उसको बोलेंगे पिच पॉइंट। अच्छा, इस लाइन से जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एडेंडम, और नीचे वाला बोलते हैं डिडेंडम। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, एडेंडम है, नीचे वाला डिडेंडम है, और इसके ऊपर से जो पास होगा उसको बोलेंगे हम लोग एडेंडम सर्कल, और जो नीचे से पास होगा उसको बोलेंगे डिडेंडम सर्कल। ठीक है, एक कुछ पॉइंट है। और यहाँ पे पूछा गया 2 पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच को दिखाता है पीसी से, और ये क्या होता है एक्चुअल में, ये दिखाता है ना टीथ का बीच का गैप। जैसे मान ले ये टीथ है ना, कितना टीथ है, उसको टी बोलेंगे, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टी है। तो अगर इसका सरकमफ्रेंस बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, इसी को पिच बोलते हैं, वही पिच सर्कुलर पिच है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी, और डी मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। थोड़ा ध्यान रखिएगा, डी किसका है, डायमीटर ऑफ पिच सर्कल है, और टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ है। तो जब पिच सर्कल को मतलब सरकमफ्रेंस को जब नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड करेंगे तो 2 टीथ का बीच का गैप मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं सर्कुलर पिच, पाई डी अपॉन टी। एक टर्म आएगा यहाँ पे मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है, डी बाई टी, मॉड्यूल जो होता है वो डी बाई टी होगा। दोनों गियर आपस में पावर का ट्रांसमिशन मतलब मेश तभी करेगा जब दोनों गियर का मॉड्यूल सेम रहेगा, उसका बहुत बड़ा रोल है। ए सर्कुलर पिच, पाई डी अपॉन टी। और इसमें क्या है, डायमेट्रिकल पिच के बारे में पूछ रहा है। तो डायमेट्रिकल पिच जो है मतलब पीडी दिखाते हैं, और ये होता है टी बाई डी। तो यहां से 3 चीज मिला, क्या मिला, सर्कुलर पिच, पाई डी अपॉन टी, मॉड्यूल डी अपॉन टी, डायमेट्रिकल पिच टी अपॉन डी। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि डायमेट्रिकल पिच मॉड्यूल का रेसिप्रोकल होता है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां से 3 चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोनों का प्रोडक्ट, मतलब सर्कुलर पिच इंटू डायमेट्रिकल पिच, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर्कुलर पिच पाई डी अपॉन टी है और ये क्या है टी अपॉन डी है, तो क्या मिलेगा पाई मिल जाएगा, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, टाइम मेरे ख्याल से हो चुका होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी क्लास में प्रेजेंट है रिस्पॉन्स दीजिए।